हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। याद करो स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स में ऐसे मल्टीप्लाई करना, फिर ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो कैसे एक्सपांड हो रहा था, ए अगर लेस देन 1 है तो कैसे कंप्रेस हो रहा था, लेकिन ये हो रहा था वाई के रिस्पेक्ट में, है ना। सिमिलरली जब हम देख रहे थे कि एफ ऑफ एक्स में एक्स को ए से मल्टीप्लाई करना, मतलब एफ ऑफ ए एक्स, अगेन दो सिनेरियो बन रहे थे स्टूडेंट्स। ए जब ग्रेटर देन 1 हो रहा था तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो श्रिंक हो जा रहा था और ऊपर खिंच जा रहा था, और एफ ऑफ ए एक्स में जब एक्स को ए से आप मल्टीप्लाई करते और ए 0 से 1 के बीच हो रहा था तो वो एक्सपांड हो जा रहा था, है ना, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम जा रहा था। याद है सारी बातें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक छोटा सा एक और नया कंसेप्ट सीखा था कि अगर किसी फंक्शन को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम क्या करते थे, हम उस फंक्शन से जिससे मल्टीप्लाई करते हैं साइन एक्स को, उस फंक्शन का y इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, वो ग्राफ ड्रॉ करते थे और उसके अंदर बाउंड कर देते थे साइन एक्स के ग्राफ को, घुमा देते थे। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी और काफी हद तक आई थिंक अब आपको कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर है कि ग्राफ से कैसे खेला जाता है, ग्राफ से कैसे डील की जाती है और ग्राफ्स को कैसे सोचा जाता है। उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। याद करिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एक थोड़ा सा थ्रेड आपको मैंने दिया था कि सोच के देखो किसी फंक्शन के इनवर्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे। उसी कहानी को आज एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट्स। बट बिफोर दैट दो चीजें और हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। जब एफ ऑफ एक्स में एक्स के अंदर जब आप कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पर उतनी यूनिट से शिफ्ट हो जाता था। जब एफ ऑफ एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे तो एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड उतनी ए यूनिट से शिफ्ट हो जाता था। ये सारी बातें आई होप याद होंगी। उसी के साथ हम आज की कहानी शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, डू यू नो स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स www.magnetbrains.com इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके लिए ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में, हर कोर्सेस, हर तरह के कोर्सेज, यानी अगर मैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक के, या फिर अगर मैं बात करूं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सारी गवर्नमेंट एग्जाम, आईआईटी नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट सारे के सारे पूरे के पूरे कंप्लीट मॉड्यूल्स, कंप्लीट पैकेजेस लेकर आते हैं। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर तरह की चीज़ आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स का आईटीजेई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। हमेशा इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स की सबसे ज़रूरी और सबसे पहली बात, हम सारे चैप्टर्स के, पूरे आईटीजेई के मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के प्रॉपर डिटेल्ड थरो एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएंगे जिसमें ना सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होंगे बल्कि उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए, उन कंसेप्ट्स को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए उनके काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स भी रखे जाएंगे। तो आप उन कंसेप्ट्स को और बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं सिर्फ उन थ्योरी वीडियो और इलस्ट्रेशन से देखकर। आपकी एक अच्छी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे, यानी कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी वाला सेंस लाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो। लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है जब तक आप डीपीपी सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ही वेबसाइट या हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपीस के भी पीडीएफ मिलेंगे, और उन पीडीएफ्स के थ्रू, हर टॉपिक के कंप्लीट हो जाने के बाद उन पीडीएफ्स के थ्रू आप उन टॉपिक्स को और मजबूत बना सकते हैं और कंसोलिडेट कर सकते हैं और उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि वो टॉपिक आपके ब्रेन में बहुत सटली, बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाए। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, क्या आप यकीन करेंगे कि ना सिर्फ डीपीपीस वेबसाइट पर मौजूद है magnetbrains.com पर, बल्कि उन डीपीपीस के भी वीडियो सोल्यूशन हम आपके लिए क्रिएट करते हैं। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आपके लिए सारी डीपीपीस और उनके वीडियो सोल्यूशंस भी रखे जाते हैं और उसके थ्रू आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी अप्रोचेस समझ सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि क्या इसको करने का कोई और तरीका है, बेहतर तरीका भी हो सकता है ना। तो हमेशा आपकी डीपीपीस तक के आपको वीडियो सोल्यूशन दिए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि और भी काफ़ी कुछ है। हर चीज़ आपके लिए क्रिएट की जा रही है, बनाई जा रही है ताकि आप अपनी आईआईटी जेईई नीट जैसी एग्जाम में एक्सेल कर पाएँ और इसको आसानी से क्रैक कर पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल के थ्रू स्टूडेंट्स, है ना, जो कि इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। हम हमेशा इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा मोटिव है क्योंकि एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है जहां पर रटना या ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को समझ के सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप कंसेप्ट सीखेंगे तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बाय थ्रू ऑल डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, MCQs, PYQs, डाउट क्लैरिफिकेशन, चैप्टर टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि हर चैप्टर पर मिनिमम 500 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवाएं ताकि एक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए हर चैप्टर की, कोई भी पहलू ना छूटे। मतलब हर
तरह की वैरायटी का क्वेश्चन हम टच करें, डाइवर्सिटी को देखें। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें। हर तरह का क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी एक्सप्लोर करें, ताकि हर चीज़ हमें पता हो, हर तरह के कंसेप्ट पे हमारी क्लैरिटी हो। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, एक और बहुत खास, बहुत ज़रूरी बात कि किसी भी एग्जाम को समझने का वन ऑफ द बेस्ट फेजेस उसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि हम समझ पाएं कि एग्जाम को कंडक्ट करने वाली कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग बॉडी होती है, वो एग्जाम्स के क्वेश्चंस कैसे प्लान करते हैं, वो किस थॉट प्रोसेस से उन क्वेश्चंस को बनाते हैं, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तैयारी कैसे की जाती है, जो हम कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं। ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे जब हम PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस सॉल्व करेंगे। तो ये भी हम करेंगे और समझेंगे हमारी एग्जाम को, मतलब हम एग्जाम को एक्चुअली स्टडी कर रहे होंगे PYQs के थ्रू। तो ये भी सारी चीज़ें हो रही होंगी मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE मॉड्यूल के साथ। स्टूडेंट्स, आप यकीन करिए, आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्लान किए जाएंगे, यानी आपके सारे डाउट्स भी अनएड्रेस्ड नहीं जाएंगे, उन्हें भी हम रिजॉल्व और एक्नॉलेज करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिखाई देगा। उस लिंक पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। उस लिंक पर आप क्लिक करिए और अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी एक तरीका, अगर कोई सिंपल सी जेनेरिक सी क्वेरी है, कोई छोटा मोटा डाउट है जिसे आप सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट या कोई एक नॉर्मल सा डाउट पूछना चाहते हैं, वो आप डेफिनेटली कॉमेंट में लिख दीजिए। वो कॉमेंट हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं जब भी हमें वक्त मिलता है उसके अकॉर्डिंग, और उन कमेंट्स को हम आंसर करेंगे इन्हीं लेक्चर्स के दौरान जब भी हमें चीज़ें रिकॉल होती हैं। नॉट जस्ट दैट, बट स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए, ऑब्वियसली डाउट्स होते हैं। किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक जो आपको पढ़ाया जा चुका है या जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उनमें से अगर कुछ भी आपको पूछना है तो वो क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ से भी भेज सकते हैं, और हमें फॉरवर्ड करके आप उन डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। उनका एक कॉमन वीडियो, एक कंबाइंड वीडियो, एक कंपाइल करके सारे डाउट्स को एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स भी एड्रेस हो रहे होंगे। सो आपके डाउट्स तक सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। हमेशा याद रखिए, बस डाउट्स कोशिश करिए कि डाउट्स रेलेवेंट हो, है ना। डाउट्स रेलेवेंट हो उन चीज़ों से जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ाई जा चुकी हैं, क्योंकि डाउट्स अननेसेसरी अगर आप ऐसे पूछेंगे जो शायद अभी बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया गया, तो वो एक अननेसेसरी का कन्फ्यूजन या केओस क्रिएट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप अपनी चैप्टर्स की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज और इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी किसी भी चैप्टर पर कितनी अच्छी कमांड डेवलप हो चुकी है, उस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से सॉल्व कर रखा है, उस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है। तो चैप्टर्स के भी टेस्ट आपके लिए ओपन होंगे, और उन चैप्टर्स के टेस्ट के थ्रू आप देख पाएंगे कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग आपको करवाई गई है वो कैसी है। उसके थ्रू आप इवैल्यूएट कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को, और हमेशा एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। और जब भी किसी भी सेक्शन में आप अपने आप को वीक पाएंगे या लैग पाएंगे, तो आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं वापस, या उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास हमेशा ये ऑप्शन अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, वक्त पर ऑल द फैकल्टी मेंबर्स विल कीप कमिंग और आपको गाइड करते रहेंगे हर रिलेटेड नोटिफिकेशन या अपडेट से, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई नॉन एकेडमिक इशू जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपकी एग्जाम की तैयारी में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपकी प्रिपरेशन को। हर कोई इशू जो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम साथ मिलकर उसे रिजॉल्व करें और उसे आइडेंटिफाई करके आपकी तैयारी को फुल फ्लेजेड कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस्ड मैनर में चलने दें। तो आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स टाइमली आकर आपको गाइड करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे अपनी एग्जाम की तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहने देने के लिए। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, कैन यू बिलीव दिस कि आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी बनेंगे। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन का मतलब है कि हर चैप्टर के कंप्लीशन पर उस चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन, एक कंप्लीट ओवरऑल रिवीजन, यानी कि उस चैप्टर का एक थरो रिवीजन। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, एग्जाम के वक्त आपके वन शॉट रिवीजन आपके काम आएंगे। वन शॉट रिवीजन से आपकी हेल्प ये होगी स्टूडेंट्स कि उस वक्त इतना सारा पूरा देखने के बजाय वो क्रिस्प, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, जो हम शॉर्ट क्रिस्प वन शॉट रिवीजन बनाएंगे, उसको देख के पूरा चैप्टर आप गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, अपना रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे। बट हमेशा एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये वन शॉट रिवीजन इन सारी चीज़ों का एक ऑल्टरनेटिव या एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं है। ये वन शॉट रिवीजन समझ में ही तब आएगा जब ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि तो क्विक एक क्रिस्प सा वीडियो होगा ना, जिसमें सारी चीज़ें फटाफट हम पढ़ रहे होंगे, तो ये समझ में आने की गारंटी ही तब है जब आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से करी हो। तो ऐसा
ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब स्किप करके सिर्फ इसे पढ़ लिया जाए तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है ना। प्रोसेसेस को स्किप नहीं किया जा सकता। और शॉर्टकट्स तो बहुत ही घटिया वर्ड है, शॉर्टकट्स जैसी चीज़ें नहीं होती। आपको हर चीज़ की टेक्निकलिटी समझनी होगी, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, और टेक्निक्स आप इनके थ्रू सीखेंगे, और उनका रिविजन हम स्टूडेंट्स यहाँ कर रहे होंगे चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन के थ्रू, है ना। शॉर्टकट जैसी चीज़ें नहीं होती, वो टेक्निक्स होती हैं, और उन टेक्निक्स को जब आप एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप उनके फिगर आउट कर लेते हैं आसान से तरीके, और उन्हें आप क्या देते हैं, शॉर्टकट, राइट। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा अगर आगे बढ़े तो एक और सबसे ज़रूरी चीज़ स्टूडेंट्स, एग्जाम की तैयारी अगर और बेहतर बनानी है, अपने स्कोर को और ऑप्टिमाइज़ करना है, अपने परसेंटाइल को इंप्रूव करना है, अपनी रैंक अच्छी लानी है, तो आप जेईई मेंस और एडवांस के मॉक्स दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब उस एग्जाम को एक्चुअली अपने एग्जाम में जाने से पहले बार बार अपेयर करिए, और वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स का फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल लेकर आता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मतलब हम आपके लिए काफ़ी सारे मॉक्स क्रिएट करेंगे, ना सिर्फ जेईई मेंस के बल्कि जेईई एडवांस के भी, और आप उन सारे मॉक्स के थ्रू अपनी एग्जाम की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम डिवोट करना है, किस एरिया में आप लैग कर रहे हैं, कहाँ चीज़ें कैसे स्ट्रेटेजाइज करनी है ताकि आपका स्कोर बेहतर आ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर ला पाएँ। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के IIT जेईई मॉड्यूल के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि f ऑफ x के ग्राफ से f इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी डेवलप होगी। और हम एक स्टैंडर्ड से एग्जाम्पल लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं साइन x का ग्राफ मुझे दे दिया जाए, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। सर साइन x का ग्राफ तो बाइजेक्टिव नहीं है, फिर आप साइन इनवर्स x कैसे बनाएंगे। बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स, बाइजेक्शन एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप बस उस फंक्शन को क्या कर दीजिए, मैनी 1 से 1 1 कर दीजिए, मतलब उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। और सर अगर वो इनटू हो रहा था तो उसे ऑन टू बना लीजिए, मतलब उसके को डोमेन को रेंज के इक्वल ले आइए। अगर आप ये दोनों बातें फुलफिल कर देते हैं तो फंक्शन इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव यानी बाइजेक्टिव बन जाता है, और उस केस में उस फंक्शन का इन्वर्स फिगरेबल है, मतलब वो फंक्शन इन्वर्टेबल बन जाता है। आई होप ये सारी बातें आपको याद है। उसी से हम शुरुआत करते हैं क्लास। जैसे अगर मैं आपको एक साइन एक्स का ग्राफ समझाने की कोशिश करूं तो साइन एक्स का एक अप्रॉक्सीमेटेड मोटा मोटा सा ग्राफ जो मुझे याद है काफ़ी लेंदी सा होता है, पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट होता चला जाता है, उसी वजह से वो मेनी टू वन बनता है। उसी चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। तो हमने सीखा है कि सर साइन एक्स का ग्राफ अगर आप ठीक से बनाना चाहते हैं तो एक काम करिए, सिर्फ -π/2 से π/2 तक ही रखिए। स्केलिंग थोड़ी प्रॉपर करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जब y = x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। मान के चलो स्टूडेंट्स ये आपका π/2 और ये -π/2। आई होप यू रियलाइज पाई की वैल्यू होती है 3.14, और 3.14 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 300 का आधा होता है 150, और 14 का आधा होता है 7, यानी 157 यानी 1.57। तो ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहना चाहूँ तो इस पॉइंट की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है 1.57, और इस पॉइंट की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी, -1.57। इस बेसिस पे कहना है इसे, इससे थोड़ा सा तो इसकी 1/3 दूरी तय करें तो ये जो पॉइंट रहा होगा सर, ये पॉइंट होगा -1 और ये पॉइंट होगा +1। बस एक अप्रॉक्सीमेटेड आइडिया आपको सेंस देना चाह रहा हूँ, बस इसे याद रखिएगा। सिमिलरली इसी बेसिस पे मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो कहना है इसे, ये पॉइंट होगा +1 और ये पॉइंट सर होगा कितना, ये पॉइंट होगा -1। आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही है। सिमिलरली +1 से थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े होते तो ये पॉइंट होता π/2, और यहाँ से थोड़ा और नीचे आए होते तो ये होता -π/2। क्योंकि मुझे साइन एक्स के साथ साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनाना है, इसलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा ऐसे सोचा, राइट। मैं -1 को थोड़ा सा इस तरफ बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि ये थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी के साथ बन जाए। तो -1 को और क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये जो लाइन है ये मान लेते हैं -1 यहाँ की है। आई होप चीज़ें अब थोड़ी सी सिमेट्रिकल हैं। अब मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बड़ी सिंपल सी पॉइंट है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे y = sin x, और फिर हम समझेंगे कि साइन इनवर्स x को कैसे बनाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, साइन x कैसे बनता है वो समझते हैं। सर साइन x का ग्राफ जितना मुझे याद है, जितना मुझे पता है, मैंने सोचा है कि सर साइन 0 पे 0 होता है, पहला पॉइंट ये आएगा। मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा। सर साइन π/2 पे 1 होता है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन गई है, अगर ये यहाँ चली जाए और ये लाइन यहाँ चली जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे एक साइन π/2 पे 1 होता है। और सिमिलरली सर एक छोटी सी बात कि साइन -π/2 पे -1 होता है, मतलब ये जो -1 है ये यहाँ पे कुछ ऐसा सा आएगा। आई होप ये भी आपको दिख रहा है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करके हम साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, जो कि बाइजेक्शन की तरफ हमें लीड करेगा, जो कि हमें इसको इनवर्स ढूंढने में हेल्प करेगा। तो ये आपका ग्राफ होता है स्टूडेंट साइन एक्स का। इसका कर्वेचर मैंने काफ़ी स्मूथ बना दिया, थोड़ा सा एक कर्वी होता है, मतलब ये कुछ ऐसा सा जा रहा होता है। तो आई होप अभी आपको समझ आ रहा है कि साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में कुछ ऐसा सा बन रहा होता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल पॉइंट वेरी इजीली, वेरी स्मूथली। अब सर अगर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है,
तो चीज़ें कैसे होंगी वो समझना है एफ इनवर्स एक्स के लिए। अब एफ इनवर्स एक्स क्या होगा सर? सर ये था आपका ग्राफ किसका? ये था आपका ग्राफ एफ ऑफ एक्स का। सर अब हम इंटरेस्टेड हैं इस ग्राफ में। किस ग्राफ में? एफ इनवर्स एक्स में। आई होप सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद है, जब हमने इनवर्स फंक्शन पढ़े थे तो एफ इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता है स्टूडेंट्स, याद करिए। एफ इनवर्स एक्स डज नॉट मीन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो आप 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं सीख रहे हो सर एफ इनवर्स एक्स मतलब ये जो अगर लिखना होता तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता एफ ऑफ एक्स टू द पावर -1। ये एक अलग कहानी होती है ना। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, हम कुछ और चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं उस पर आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे जितना पता है, अगर मैं एफ इनवर्स एक्स को आपको जस्टिफाई करके समझाने की कोशिश करूँ तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज निकाल लें, अगर आप y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज निकाल लें तो वही आपका ग्राफ होगा साइन इनवर्स एक्स का। मतलब किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ निकालने के लिए, अगर आप एफ ऑफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, आप स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी क्या ले लीजिए? इसकी मिरर इमेज ले लीजिए। बस जैसे ही आप इसकी मिरर इमेज ले लेंगे आपका ग्राफ बन जाएगा। आप हमेशा याद रखिए, फिगर आउट द मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, you will get the graph of f inverse x. That's the simple modus operandi to solve this kind of questions, this category of problems, है ना। अब कैसे निकालेंगे सर, उसी पे बात करनी है। यहाँ से कैसे सोचेंगे उसी को फिगर आउट करना है। बहुत पैरामेट्रिकली, मतलब बहुत ही प्रॉपर स्केल करके मैंने नहीं बनाया तो चीज़ें एकदम वैसी नहीं बनेंगी जैसे दिखनी चाहिए। बट मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि देखो, हमें जो पता है वो क्या पता है सर? हमें जो पता है वो ये कि सर साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2। तो मुझे अब अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए सर? एक पॉइंट तो ये मिलना चाहिए, जितना मुझे समझ आ रहा है। सर साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, और साइन इनवर्स -1 होता है -π/2, यानी एक पॉइंट जो मिलेगा सर वो आपको ये मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और उस केस पे हमने जो ग्राफ्स बनते हुए देखे हैं सर वो कुछ ऐसे से बनते हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कुछ ऐसे से बहुत प्रॉपर तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें मेरी थोड़ी से कर्व्स स्केलिंग बिगड़ रही हैं स्टूडेंट्स, बट मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसे ऐसा बनाऊँ, है ना, और ये ऐसा चला जाएगा, मतलब बहुत प्रॉपरली मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि इतना सिमेट्रिकली मैंने चीज़ों को नहीं बनाया था स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, मतलब इसको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको कि ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। ये आपका ग्राफ होगा, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट येस वेरी प्रॉम्प्ट। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़र्क दिखेगा आपको। मतलब अगर इस ग्राफ को और इस ग्राफ को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो साइन एक्स एक कर्व दिखेगा जो कुछ ऐसा सा जाता हुआ कुछ ऐसा सा निकल जाएगा। मतलब साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो देखो कुछ ऐसा सा दिखेगा, है ना। मैं हल्का सा उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको वो फ़र्क समझ आए। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ है किसका? ये व्हाइट वाला ग्राफ है आपका साइन एक्स का। आप हमेशा याद रखिए ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल्स टू साइन एक्स। और ये जो पिंक वाला, जो पीच कलर से आपके लिए ग्राफ बनाया गया है, ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ चल रहा है ये, और फिर ये ऊपर निकल जा रहा है, यहाँ से इसको एक क्रॉस करके ऊपर निकल जा रहा है। ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है आपका किसका? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात समझिएगा। सर इन सारी बातों का मतलब क्या है? इन सारी बातों का मतलब है कि अगर आपने ध्यान से देखा होता तो अगर आपने ड्रॉ की होती कौन सी लाइन? अगर आपने ड्रॉ की होती y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। बहुत प्रॉपरली मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत मतलब प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें, है ना, क्योंकि ह्यूमन मेड चीज़ों में एरर का स्कोप होता है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ चीज़ें करनी है। बट फिर भी मैं एक हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखें तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियरली ये एक मिरर इमेज की तरह दिख रहा है। मतलब देखो आप ध्यान से, इस पिंक वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाइट वाला पार्ट है और इस पिंक वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाइट वाला पार्ट है। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। आई होप आपको डाइजेस्ट हो रहा है ना। मैंने थोड़ा सा उसको एक्यूरेटली बनाने की कोशिश की है ताकि आपको मैं चीज़ें समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली कैसे होती हैं, और इस बेसिस पे आप सारे ग्राफ्स के इन्वर्स निकाल सकते हो। आप कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, उस ग्राफ का इन्वर्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ करनी है और उसका इन्वर्स निकाल लेना है। बशर्ते पहले तो ये इंश्योर करना होगा स्टूडेंट्स कि एफ इन्वर्स एक्स का एग्जिस्टेंस, है ना, उसका वजूद ही तभी है स्टूडेंट्स, है ना। ए आता है या ई मुझे नहीं पता, ई आता है जहाँ तक मुझे याद है। इसका एग्जिस्टेंस तभी मौजूद है, पॉसिबल है जब ये फंक्शन क्या हो, जब एफ ऑफ एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो।
एफ ऑफ एक्स का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, मतलब उसका 1 1 ऑन 2 है ना, मतलब इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव होना ज़रूरी है। मतलब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, मैंने साइन एक्स को -π/2 और π/2 से उधर शिफ्ट नहीं किया, वरना प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उस चीज़ के कारण, और दूसरी बात हमने देखा है कि वो -1 से 1 तक ही हो। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका इन्वर्स ड्रॉ किया। आई होप आपको इस सेंस डेवलप हुआ किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे बनता है। हालांकि ये सारी चीज़ें याद करिए आप स्टूडेंट, जब हमने फंक्शंस के ग्राफ सीखे थे तब डिस्कस किया था। ऑल्दो फंक्शंस के ग्राफ एक बार क्विकली इस चैप्टर के कल्मिनेशन में, हम इस चैप्टर के कल्मिनेशन की वर्ज पर ही, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ्स के कुछ लेक्चर्स बाकी है जिसके थ्रू मैं अच्छी एक कंसेप्ट्स की आपकी कंसोलिडेशन के लिए कुछ अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और उसके बाद फटाफट हम सारे ग्राफ्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ्स, क्योंकि उन्हीं ग्राफ्स पर आपका 11th एंड 12th का पूरा मैथ्स बेस्ड है। मतलब IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए आपको ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए शुरुआत से मैं आपको ग्राफ सारे समझा दे रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे होता है। हर चैप्टर में हमें ग्राफ्स काम आएंगे, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से चीज़ें आ ही जाएंगी। तो ग्राफ्स अच्छे से समझ आना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करने के लिए, 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो आई होप आपको इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट समझ आ रहा है। बड़ी आसान सी चीज़ है स्टूडेंट्स। अगर मैं एक मोटा मोटा सा आइडिया देना चाहूँ, एक सुपरफिशियल आपको नॉलेज देना चाहूँ, तो याद करो स्टूडेंट्स, ये क्या होता था आपका, ये होती है y=x की लाइन। एक हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की, अगर sin x के ग्राफ को मैं ऑब्जर्व करूँ ना, थोड़ा सा मैं इसको रेफर कर ले रहा हूँ, तो sin x का ग्राफ मुझे मोटा मोटा कुछ ऐसा दिखता है। सुनिएगा ध्यान से, sin x का ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली मुझे कुछ ऐसा सा और कुछ ऐसा, मतलब बहुत प्रॉपरली तो मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, कुछ ही ऐसा सा जा रहा होता है, फिर ये कुछ ऐसा सा जा रहा होता है। बस इसी का मिरर इमेज, इसी का मिरर इमेज मतलब स्टूडेंट्स क्या, इसका मिरर इमेज क्या होगा, अगर इसका मिरर इमेज देखो, मतलब इस वाले पार्ट का मिरर इमेज देखें यहाँ इस वाले वाइट पार्ट का, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा जा रहा है। और इस वाले पार्ट का मिरर क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का मिरर हो जाएगा ये, है ना। ये थोड़ा सा और इधर वाइट होना चाहिए था। तो आई यू रियलाइजिंग कि y=x के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी लाइन का मैं मिरर ढूंढूं तो उस फंक्शन का मुझे क्या मिल जाता है, उस फंक्शन का मुझे इन्वर्स मिल जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक हल्का सा एक ओवरव्यू देने की आपको मैंने कोशिश की है इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ्स को लेकर। आई होप यहाँ तक भी आपको चीज़ें क्लियर है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए स्टूडेंट्स, अनहेजिटेटिंगली कॉमेंट में लिख दीजिएगा, हम उन्हें डेफिनेटली रिजॉल्व करके रखेंगे और आपको सारी चीज़ें समझाते हुए ही आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई भी चीज़ अननेसेसरीली लीव कर दी जाए, स्किप कर दी जाए, बस सुपरफिशियली टच कर दी जाए। हर चीज़ को डिटेल में कॉम्प्रहेंसिवली थरली हम पढ़ रहे हैं, राइट। एक छोटी सी एग्जांपल्स के थ्रू और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि क्लैरिटी डेवलप हो जाए। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, है ना। लेट्स से हमने ग्राफ ले लिया, लेट्स से a⁴x का, तो सर ये ग्राफ है a⁴x = y। सर मुझे पता है, जहाँ तक अगर मैं सोच पा रहा हूँ, a⁴x = y है ना, f(x) = a⁴x है ना, ये ग्राफ है। सर ये ग्राफ कैसा बनता है, जितना मुझे याद है सर, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है ना, a⁴x का ग्राफ a की सारी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ a⁴x वेयर a > 1। तो सर अगर इस बेसिस पे सोचा जाए तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस फंक्शन का इन्वर्स बनाने में। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप y=x वाली लाइन बना लेंगे। तो ये आपकी लाइन है क्या, y=x, और अगर ये लाइन है y=x, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है। क्या आपको क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स की मिरर इमेज कैसी बनेगी। आई होप यू हैव रियलाइज्ड कि इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी सी बन जाएगी। क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट। देखो क्लियरली, ये जो है, अगर इस लाइन को मैं मिरर की तरह ट्रीट करूं, इस लाइन को अगर मैं मिरर की तरह ट्रीट करूं, तो a⁴x का ये जो ग्राफ है उसी का मिरर इमेज ये है। और अगर आप थोड़ा सा फंक्शंस को समझने लगे हैं तो आप खुद क्लिक कर पाएंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, ये तो मुझे कुछ log x के ग्राफ जैसा दिख रहा है। आपको log x जैसा ही तो दिखेगा है, सोच के देखो क्यों दिखेगा, क्योंकि अगर a⁴x = y का आप इन्वर्स ढूंढना चाहते हो तो इन्वर्स ढूंढने की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, सोचो। मैं एक काम करता हूँ सर, मुझे दिख रहा है a⁴x = y, हमें इन्वर्स ढूंढना है ना, तो सर एक काम करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो अगर इस तरफ भी log लिया तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है log ऑफ a⁴x, मैं बेस a ही ले ले रहा हूँ, इस तरफ हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, log ऑफ y। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। सर एक छोटा सा काम करते हैं, इस x को फ्रंट में लाते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x log a बेस a हो जाता है 1, तो ये कितना हो जाएगा log y। और सर इन्वर्स की प्रक्रिया में एक छोटी सी फाइनल जो लास्ट स्टेप होती है वो क्या होती है सर, x को y से और y को x से इंटरचेंज करते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं सर, हम लिख देते हैं y = log x। या सर आप y को सीधा सीधा लिख लेते हो, y को सीधा सीधा अब लिख लेते हो f इनवर्स x। तो क्या आप सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स, f इनवर्स x मतलब क्या, a⁴x = y। अगर ये आपका f(x) है, अगर सर ये आपका f(x) है, तो इसी तर्ज पर आप कहेंगे f इनवर्स x क्या था, f इनवर्स x कुछ नहीं था सर, f इनवर्स x था log x बेस a। और ये जो ग्राफ बना हुआ है, अगर ये ग्राफ a⁴x का ग्राफ था तो ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये log x बेस a का ही तो ग्राफ है। वापस कब, जब आपका a जो है वो > 1 है,
क्या आपको बातें याद आ रही है? तो हाँ सर, इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी ट्रू है। आपने दोनों तरीकों से देख लिया, पहला हमारा इन्वर्स निकाल के ग्राफ देख लिया या फिर y = x के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना के देख लिया। तो क्या आपको दोनों बातें समझ आई कि a⁴x का इन्वर्स निकालने या किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने की जो प्रोसेस है वो बड़ी साधारण सी है कि आप y = x लाइन ड्रॉ करिए और उसके रिस्पेक्ट में उस फंक्शन के ग्राफ को मिरर कर दीजिए, और इस तरीके से आप चीज़ें आसानी से क्लियरली सोच पाएंगे। सिमिलरली हमने cos x, tan x, cosec x, cot x, sec x, इन सब के भी ग्राफ सीखे हैं स्टूडेंट्स, याद होगा, इन सब के इन्वर्स के ग्राफ सीखे मेजरली। और उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ आप एक बार इसे देख लें और अच्छे से समझ लें। तो एक बार इस पार्ट को समझ लीजिए स्टूडेंट्स अच्छे से। कुछ और इन्वर्स फंक्शन के थ्रू और क्लैरिटी लेते हैं, क्योंकि मेरा यकीन है कि इन्वर्स फंक्शन में थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये मिरर आप बनाते कैसे हो, मतलब मिरर कैसे देखा जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे समझते हैं। एक ग्राफ ले लेते हैं। पहली चीज, जैसे मान लेते हैं हम x² का ग्राफ लेते हैं। तो मेरे पास मान लेते हैं एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, कौन सा फंक्शन? मान लेते हैं जो फंक्शन है वो है f(x) = x²। सर इस फंक्शन का आपको क्या बनाना है? इस फंक्शन का आपको इन्वर्स बनाना है। तो पहली बात तो ये कि सर जहां तक मुझे याद है x² का ग्राफ ऐसा बनता है, और जैसे ये ग्राफ ऐसा बनता है क्लियरली दिख रहा है सर कि ये मैनी टू वन फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं बन पा रहा है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? रिस्ट्रिक्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। इसके डोमेन को मैं बोल दूंगा कि सर डिफाइंड है फॉर ऑल x > = 0, मतलब x की नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है। मतलब आपने क्या किया, सोचेगा ध्यान से, आपने f(x) का जब x² का ग्राफ बनाया तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं रखा, और अगर x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं रखा तो ये ग्राफ सिर्फ ऐसा बनेगा, इस वाली साइड पे बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम के लिए डिफाइंड ही नहीं है ना। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। सर अब मुझे चाहिए f−1x, तो आप कैसे बनाओगे f−1x का ग्राफ? सोच के बताइए स्टूडेंट्स। f−1x का ग्राफ जहाँ तक मुझे याद है सर, आप तो एक छोटा सा काम करिए, पहले तो y = x लाइन ड्रॉ करिए। और हमने सीखा है y = x मतलब ये वाली लाइन स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन कुछ ऐसी सी बन रही होगी। अब इसी लाइन को अगर बनाना है ना, मेरे ख्याल से मोटा मोटा ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। तो ये लाइन कुछ ऐसी सी जाएगी। मैं इसको थोड़ा और करेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, शायद जितना मुझे दिख रहा है, जितना मेरा नॉलेज कह रहा है, उस बेसिस पे शायद ये लाइंस कुछ ऐसी सी जाएगी, है ना, और ये 1,1 पे इंटरसेक्ट करेंगी। और इस बेसिस पे अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूँ तो क्या रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स आपको कि मिरर इमेज कैसे बनेगी? देखो, अगर ये लाइन है व्हाइट वाली लाइन, ये एक मिरर है, तो सोच के देखो ये जो ये कर्वी पार्ट है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? ऐसा कुछ, क्या आप समझ पा रहे हो? और ये अगर ऐसा जा रहा है तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। मैंने बहुत प्रॉपर्ली नहीं बनाया, आई एक्सेप्ट दैट, बट अगर मैं फिर भी थोड़ा एक हद तक सोचना चाहूँ तो ये चीज़ कुछ ऐसी सी दिखेगी हमें, है ना। मतलब आई होप यू आर रियलाइजिंग, मैं बहुत ही स्मूथली वो मिरर इमेज नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं हल्का सा आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ऐसा सा कुछ दिखेगा। तो अगर ये ग्राफ x² का है, आई होप यू आर रियलाइजिंग, अगर ये x² यानी f(x) का ग्राफ है, तो एक इसका ग्राफ है स्टूडेंट्स f−1x का। और f−1x होगा क्या अगर मैं सोच रहा हूँ? तो देखो, अगर ये f(x) x² है तो हमें याद है स्टूडेंट्स में इन्वर्स कैसे निकालते हैं? y = x² लिखा है। अब x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, x इन्वर्स निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर लिया तो कितना हो जाएगा? x = √y, प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्लस ही ले रहा हूँ, वरना फिर वो बाइजेक्टिव बन जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। अब x को y से और y को x से रिप्लेस करते हैं और x को हम f−1x से रिप्लेस कर देते हैं, तो f−1x इज √x। और अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं है, ये एक √x का ग्राफ है। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। मैं थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लो हमारे पास एक और फंक्शन, एक और कौन सा फंक्शन ले लिया, जैसे x³ ले लिया, है ना। तो अगर मान लेते हैं y = x³ एक फंक्शन देता है और वो चाहता है, मतलब ऑब्वियसली ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका f(x), तो वो चाहता है आपसे कि आप f−1x का ग्राफ उसे ड्रॉ करके बताओ। सीधी सी बात स्टूडेंट्स कि आप पहले x³ निकाल लीजिए। x³ कैसा होगा सर? सर x³ मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सा बनता है जितना हमें पता है। अगर x³ ऐसा बनता है तो ये होता है -(-1) और ये होता है 1,1। तो अगर मैं y = x के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज निकालूं तो y = x एक ऐसी लाइन होती है जो ये ऐसी कुछ जा रही होती है। बहुत प्रॉपर्ली आई होप मैंने नहीं बनाई, बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर इसकी मिरर इमेज में निकालूँ तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये तो कुछ ऐसा चला जाएगा और ये कुछ ऐसा चला जाएगा। मतलब आई होप यू आर रियलाइजिंग, वो बहुत मैंने प्रॉपर्ली नहीं बनाया है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं बन पा रही है जैसी मैं चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सिमेट्रिकली चीज़ें बना नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा सा बन जाता है और ये कुछ ऐसा सा बन जाता है ना। बहुत सिमेट्रिकली नहीं बन पा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट उसका मिरर इमेज नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बट आई होप यू आर रियलाइजिंग कि चीज़ें कैसी होंगी, है ना। बिल्कुल स्केलिंग करके नहीं बना रहे ना तो चीज़ें एग्जैक्ट वैसी नहीं दिखेंगी, बट आई होप यू आर गेटिंग। ये जो ग्राफ बना है पिंक वाला है, जो पीच कलर से बना है, दैट इज द ग्राफ ऑफ f−1x। आई होप ये आपको चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगी, बट एनीवे अगर आपसे f(x) का इन्वर्स पूछा जाता तो आप क्या कहते? सर f(x) क्या था? जैसे y था x³, है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं 1/3 ले लूँ तो x क्या हो जाएगा? सर x हो जाएगा y⁻⁴ 1/3।
अगर x को मैं f इनवर्स x से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं, तो बेसिकली ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये ग्राफ है f इनवर्स x का, जो कि है बेसिकली x टू द पावर 1/3, मतलब थर्ड रूट ऑफ x। तो चीज़ें ऐसे होती हैं, इनवर्स फंक्शन के ग्राफ्स आप ऐसे सोचते हैं और ऐसे निकालते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इनवर्स फंक्शन आपको समझ आया, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि हमने कैसे वर्कआउट की। इनवर्स फंक्शन को लेके कोई डाउट नहीं है। सबसे ज़रूरी बात कि इनवर्स फंक्शन का बाइजेक्टिव, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए उसका बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। उसी से हमारी सारी कहानियाँ शुरू या रिजॉल्व होती हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आई। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक और एग्जाम्पल होता है 10x फंक्शन ले लिया होता है ना। जैसे याद करो स्टूडेंट्स, 10x, वही बाइजेक्टिव वाली बात मैं आपको डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन है आपका, मान लो f ऑफ x, जो कि है 10x, है ना। 10x का ग्राफ अगेन मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा उसके एक डोमेन में, क्योंकि मैं उसको हर जगह डिफाइन नहीं करूंगा, वरना मेनी टू वन बन जाएगा और उसका इन्वर्स 1 to many हो जाएगा और फिर वो फंक्शन नहीं बचेगा। तो सर हमें जितना याद है वो ये याद है सर कि वो भी कुछ ऐसा सा जा रहा होता है π/2 तक पहुँचते पहुँचते इन्फिनिटी को, और -π/2 तक पहुँचते पहुँचते वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, क्या हमें पता है स्टूडेंट्स। तो ये भी अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ, इसका अगर मैं इन्वर्स देखूँ, तो सीधे सीधे मुझे समझ आ रहा है सर कि y = x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी सी चली जाएगी, मतलब ये कर्व जो है, ये जो कर्व है, इस वाले कर्व का जो मिरर इमेज होगा वो कुछ ऐसा सा जा रहा होगा, और इस वाले कर्व का जो मिरर इमेज हो रहा होगा वो कुछ ऐसा सा जा रहा होगा। सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स, बड़ी स्टैंडर्ड सी बातें कि सर ये जो अभी यहाँ पे π/2 पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था और यहाँ -π/2 पे जो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, उस केस में अब ये आपका क्या होगा π/2 और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स -π/2, है ना। आई होप ये आपको इन्वर्स वाला पार्ट समझ आ रहा है और इस तरीके से चीज़ें हो रही होंगी और चल रही होंगी। आई होप इन सारी चीज़ों को लेकर आपको कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। और किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है f इनवर्स x का, यानी ये ग्राफ है 10 इनवर्स x का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप अब क्लियर है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के ग्राफ्स क्लियर हो रहे हैं। ऑल्दो एनीवे हम एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब और डिटेल में से एक्सप्लोर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड प्रॉपर्टीज भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। हम सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, वहाँ भी इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें होना बाकी हैं। अभी तो बस एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक हम डेवलप कर रहे हैं पूरे के पूरे मैथ्स का जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हम सिर्फ फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नज़रियों से, है ना। तो ये सारी बातें थी किसी भी फंक्शन के इन्वर्स को लेकर। आई होप इन सब चीज़ों को लेकर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और अब आपको क्लियर है कि इन्वर्स निकालने के लिए बस y = x लाइन ड्रॉ करो और उसके रिस्पेक्ट में उसका मिरर कर दो तो आपका ग्राफ बन जाता है ना। जैसे हमने जो सिंपल सा सबसे पहला एग्जांपल लिया था, इसमें जब हमने चीज़ें देखी थी, ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ था। याद करिए, बहुत प्रॉपरली हमने चीज़ें नहीं बनाई, बट काफ़ी हद तक हम काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी एक्यूरेट उसे बना पाए और चीज़ें समझ पाए। विद दैट स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे फाइनली हमारे लेक्चर के उस पार्ट की तरफ जब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स देखेंगे और समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं क्लास आज के इस लेक्चर से, मतलब इस लेक्चर के उस पार्ट से जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बड़ा भयानक सा रहता है, बड़ा डरावना सा रहता है, इसको कैसे सोचेंगे। याद करो स्टूडेंट्स, बहुत टफ नहीं है आई होप प्रोसेस, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो, आपका आंसर आएगा। सर शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन से, क्वेश्चन ए से। इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। क्वेश्चन अगर मैं ए देखूं तो वो लिखा हुआ है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x। ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, बट जैसा हमारा पहले से प्रोसेस रहा है कि मैं चाहूँगा कि एक बार आप स्क्रीन पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें, फिर आप सोल्यूशन देखिए तो शायद आपको और बेहतर समझ आएगा। एक बार ट्राई तो करिए, एटलीस्ट देखिए कि क्या होता है ना। देखो हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि आप सोल्यूशन निकाल पाएँ या ना निकाल पाएँ, आंसर ला पाएँ या ना ला पाएँ, ये बड़ा इशू नहीं है, अभी ये मसला नहीं है। अभी मसला है कि आप कोशिश कर रहे हैं नहीं, अभी आपने एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया नहीं। जब कंसेप्ट समझा दिए जाएँ तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करिए, और हर जगह ट्राई करिए। DPP में ट्राई करिए, MCQ में ट्राई करिए, PYQ में ट्राई करिए, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स में भी ट्राई करिए। हर जगह क्वेश्चन पहले खुद से करिए। टीचर ने थ्योरी समझाई ना, तो शायद अब कॉन्फिडेंस है मुझे तुम पर कि तुम ये कर लोगे, और फिर भी नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ, तो वो तो आप देखिए डेफिनेटली, बट पहले एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिए। तो आई होप आपने वीडियो पास करके फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। सर ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है। हमें जितना याद आ रहा है, हमने जितनी चीज़ें सोची है, मगर मेरा पूरा रिकॉल कर पाऊँ चीज़ें, तो मैं एक बार एक काम करता हूँ सर, पहले तो साइन x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैंने साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया तो कैसे बनता है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सर याद करिए, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे अगर मैं पॉइंट समझूँ तो पॉइंट्स क्या क्या होते जाते हैं सर। सर पॉइंट्स ऐसे चलते हैं ना, मैं थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्टेड ही रखूँगा क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट होती चली जाएगी, तो बस
उसी चीज़ को हमें करते चले जाना है ना। तो मैं इसको यहीं से देखूंगा स्टूडेंट, कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो ये वैल्यू होगी आपकी क्या, -पाई, ये होगा आपका -पाई/2, ये ऑब्वियसली होगा 0, ये होगा आपका .पाई/2, ये होता है सर हमारा कौन सा पॉइंट, ये होता है आपका .पाई, ये ऑब्वियसली हो जाता है 3π/2 एंड दिस पॉइंट इज क्लियरली 2 पाई। और ये कहानी चलती चली जाती है, मतलब इन्फिनिटी तक। ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो सेम चीज़ें मैनी टू वन फंक्शन है, ट्रीट होता चला जाता है, इटरेशन इसके रिपीट्स होते हैं, है ना, रिपीट होते हैं। बट सर इसमें एक और ट्रिकी पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो वाई एक्सिस पे सर ये पॉइंट तो 0 होता है, ये पॉइंट डेफिनेटली 1 होता है, और ये पॉइंट जो होता है डेफिनेटली -1 होता है। मुझे इंटीग्रल पॉइंट्स में बड़ा इंटरेस्ट है सर। ये जो आपने ग्राफ बनाया है अभी, ये ग्राफ बना है y = sin x का, लेकिन सर हमें तो ये वाला ग्राफ चाहिए नहीं था, हमें तो ये वाले ग्राफ में इंटरेस्ट ही नहीं था। सर आपने क्या बनाया है, कुछ काम का ही नहीं है। काम का है, सुनिएगा, आप जा रहे हो y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x की तरफ, आप जाना चाह रहे हो y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x की तरफ। कैसे सोचेंगे उसी पे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मुझे तो चाहिए था सर y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, और आपने कुछ और बनाया है। सोच सकते हैं क्लास, बस दिमाग से सोचिए, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, कैसे सोचेंगे, मेरा बस ये क्वेश्चन है। चलो इसी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सर y = sin x और y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x में मेजर फर्क क्या है, बात समझिएगा। बड़ा शानदार सा एक पॉइंट है जो आप ऑब्जर्व करिए। सर sin x क्या है, सर sin x बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। जहाँ तक रेंज की बात अगर मैं करूँ तो सर sin x हमेशा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, सर sin x हमेशा -1 से 1 तक वैरी करता है। मतलब sin x जो फंक्शन है ये -1 से 1 तक होता है। हमने ग्राफ भी देखा है स्टूडेंट्स, इसकी रेंज देखो आप, y एक्सिस पे -1 से 1 तक ये जा रहा होता है। सर अगर sin x -1 से 1 तक वैरी करता है तो क्या आप बता सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सर दिमाग लगाइए, तो सोचिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। मैं कहूँगा सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो sin x जहाँ से जहाँ तक होता होगा उन वैल्यूज का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आता होगा वो सारी वैल्यूज लेगा। क्या आपको ये लाइन समझ आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोच के देखो। अगर -1 से 0 के बीच की वैल्यूज हुई sin x की, आप याद करो स्टूडेंट्स, अगर sin x कहाँ से कहाँ तक हुआ, अगर sin x हुआ स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक, फिर से सुनिएगा ध्यान से, जब जब sin x कहाँ से कहाँ तक होगा सर, -1 से 0 तक, मैं 0 को एक्सक्लूडेड रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, माय डियर एवरीवन, जब जब sin x -1 से 0 तक होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या होगा, सोच के बताओ स्टूडेंट्स, तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या होगा। मैं एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वहीं आ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बैक एंड पे थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि देखो अगर क्लिक ना हो कि क्या करना था, क्या प्रोसेस थी, क्या स्टेप्स थी, तो आप दिमाग लगा के सोच सकते हो कि शायद ऐसा ऐसा होना होता है। आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेसेस याद रहे या ना रहे, आपका लॉजिक आपके पास हमेशा रहेगा, आपके कंसेप्ट्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो आपको सिखाए गए और लॉजिकल ब्रेन आपकी इंटेलिजेंस उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके हमेशा आंसर निकाल लेगी। तो मेरा यकीन करिए, आप हमेशा अपने ब्रेन, अपनी इंटेलिजेंस पर रिलाई करिए। चीज़ें रटने या याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ, तुम की चिंता मत करो, बट पहले कंसेप्ट सीखो। तो आप अगर ये वाला पार्ट याद रख पाए तो वो तो आप आसानी से निकाल ही लोगे, क्योंकि आपका दिमाग सोचना जानता है, आपका दिमाग जनरलाइज करना जानता है, आपका दिमाग पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर लेगा, वो हो जाएगा। वो टफ पार्ट नहीं है, टफ पार्ट है चीज़ें समझी हुई रखना। किसी भी दिन ऑन एनी गिवन डे रटने या याद करने से अच्छा है चीज़ों को समझना। हमेशा याद रखिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी बात है, याद रखिएगा, मतलब ये बात याद रखना, ठीक है, कि याद नहीं रखना चाहिए। चलो, तो दैट्स बेसिकली हिपोक्रेसी, है ना। तो -1 से 0 तक जाना है sin x को, तो उस केस में कहना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x हमेशा कितना होगा स्टूडेंट्स, -1, है ना। बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स। सर जब जब sin x क्या होगा सर, जब जब sin x 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा, मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखिए, 1 पे इक्वल साइन नहीं है सर, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या होगा सर, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x हमेशा 0 होगा। क्या सर sin x 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं, लेकिन 1 तो हो सकता है। तो सर जब जब sin x 1 होगा, जब जब sin x 1 होगा सर, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x भी क्या होगा, 1। क्या इन तीन बातों के आधार पे आप sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सर अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना सर, sin x का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो वैसे 3 ही वैल्यूज लेता है सर, कौन कौन सी, -1, 0 और +1। बस इन 3 ही बातों पे तो आपको बात करनी है, बस इन 3 ही बातों से आपको कहानी करनी है। क्वेश्चन खत्म है स्टूडेंट्स। अगर आप अब चीज़ें सोच पा रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, ऐसे समझो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। यहीं से शुरू करते हैं, सोच के देखो। मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि सर 0 से π/2 के बीच में,
0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 है। लेकिन सर अगर मैं देखना चाहूँ चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर आप इन 1 0 और इन पे ड्रॉ करते तो ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स होगा 0। मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होगा वो होगा 0 से चलता चला जाएगा कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, लेकिन पाई बाई 2 पे हो जाता है 1, पाई बाई 2 पे हो जाता है 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो पाई बाई 2 पे मैं 0 नहीं बोलूंगा, पाई बाई 2 पे तो उसकी वैल्यू क्या है 1। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? अगेन सेम कहानी फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू है 0 से 1 के बीच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या होगा 0। यानी मैं क्या कहूंगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में वापस कितना हो जाएगा 0, और पाई पे तो वो 0 ही होता है, तो 0 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होना तय है। तो क्या आपको ग्राफ समझ आ रहा है स्टूडेंट जो मैं बनाना चाह रहा हूँ? आई होप ये बहुत ज़्यादा बॉदर या कंफ्यूज नहीं कर रहा है आपको। अब सुनिएगा, और इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। सर पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू होती है 0 से -1 के बीच में, और 0 से -1 के बीच की वैल्यूज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, आई होप आप जब ये बोलता हूँ तो समझते हो कि मैं 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, -1 इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 0 को एक्सक्लूड करते हो, -1 को इंक्लूड करते हो, जो बीच के नंबर होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -1। तो 0 से -1 यानी पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो होगी -1। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये होगी -1। पाई पे तो 0 होता है, तो पाई पे डिफाइंड नहीं है, बट 3 पाई बाई 2 पे होता है -1, तो ये होगा ऐसा कुछ, है ना। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? और कहानी सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। 3 पाई बाई 2 पे होता है -1, तो -1 रहेगा। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक भी, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक भी वो 0 से -1 के बीच ही होता है, और अगर 0 से -1 के बीच है तो उसका ग्रेट इंटीजर भी -1 ही होगा। तो मैं कहूँगा ये -1 है, लेकिन 2 पाई पे वो 0 हो जाता है, तो 2 पाई पे उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि 0 का ग्रेट इंटीजर फंक्शन वापस कितना होगा 0। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, बट मैं कुछ एक स्पेसिफिक डोमेन में इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और कैसे समझते हैं। -पाई/2 से 0 के बीच में सेम कहानी रिपीट हो रही है सर, अगर आप ध्यान से देखें। -पाई/2 से, देखो मैं एक और पॉइंट ये बना लेता हूँ, ये वाला पॉइंट लेट से रहा होगा क्या, -3 पाई/2 है ना, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। -पाई/2 से 0 के बीच में वो वापस 0 से -1 के बीच है, तो वापस ग्राफ क्या बनेगा सर, वापस जो ग्राफ बनेगा वो होगा -1, क्योंकि -1 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है -1। 0 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 का 0 ही रहेगा, तो ये कहानी 0 पर एक्सक्लूडेड है। सेम कहानी -पाई/2 से -पाई, जब x की वैल्यू -पाई/2 से पाई होगी तो साइन x होता है -1 से 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x क्या होगा वापस स्टूडेंट्स, वापस होगा -1, तो हो जाएगा -1। लेकिन सर पाई पे कितना होगा, पाई पे तो 0 हो जाएगा। क्या आपको रियलाइज हो रहा है, पाई पे क्या होगा 0, क्योंकि पाई नहीं -पाई, साइन -पाई क्या होता है 0, तो वापस 0 हो जाएगा। और क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, -पाई से 3 पाई तक ये 0 से 1 तक है, तो -पाई से -3 पाई/2 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, और -3 पाई/2 पे 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस ये 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, ऐसा बनता चला जाएगा। क्या आपको रियलाइज हो रहा है, बहुत टफ पार्ट नहीं था अगर आप चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में सोच पाते हैं। एंड आई होप यू आर नॉट थिंकिंग कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट पता है तो ये बहुत आसान सी बात है। तो ये जो ऑरेंज कलर का जो पार्ट बना है स्टूडेंट्स, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, है ना। आई होप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लग रही हैं, और इनको आप आसानी से समझ पाए हैं यहाँ तक। और ऐसी कहानी चलती चली जाएगी स्टूडेंट्स, मतलब ये कहानी रिपीट होती चली जाएगी, मतलब यही बात बार बार रिपीट होगी और ऐसी चलेगी, ये स्टिक आएगी, फिर ये स्टिक आएगी, फिर ये स्टिक आएगी, लेकिन इस स्टिक में यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, इस स्टिक में यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये होगी, बस ऐसा चलता चला जाएगा। यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे ये होगी। तो जो डार्क डॉट है, ये जो डार्कन्ड सर्कल है, जो सॉलिड सर्कल है, वो वैल्यू है, जहाँ पे हॉलो सर्कल है वो वैल्यू नहीं है, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप ये बातें आपको समझ आई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, और ईजिली आप सोच पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। विद दैट अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम समझेंगे, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। अगेन मैं चाहूंगा आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के सोचो। मॉड y इज इक्वल टू साइन x, क्या आपको कुछ याद आया स्टूडेंट्स की मॉड y इज इक्वल टू साइन x कैसे बनाएंगे? जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स।
क्या आपको क्वेश्चन ऑप्शन बी देखकर, मतलब क्वेश्चन बी देखकर क्लियर हुआ कि क्या करना है? याद करिए, हमने डिस्कस किया था ये अगर y के ऊपर मॉड लगा दें तो क्या करना होता है। बहुत अच्छे से याद होगा स्टूडेंट्स आपको कि हमने डिस्कस किया था। सोच के देखो स्टूडेंट्स, दोनों बातें हम डिस्कस करते हैं। अगर मुझसे वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है सर कि मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है स्टूडेंट्स कि सर अब इस फंक्शन का, इसके ग्राफ का वजूद ही तब है जब साइन एक्स नेगेटिव ना हो, क्योंकि सर साइन एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस तरफ क्या है मॉड y, मतलब इस तरफ की जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी सर, वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगी। याद करिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, है ना, ये बात याद है स्टूडेंट्स। तो ये साइड अगर हमेशा नॉन नेगेटिव है तो कहना इसे कि साइन एक्स का भी नॉन नेगेटिव होना जरूरी है, मतलब साइन एक्स को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। और इस आधार पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक और रिजल्ट निकाल सकते हो आप इससे। क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि सर जब भी मॉड y साइन एक्स के इक्वल हो तो आप कहते हो y होता है प्लस माइनस साइन एक्स। लेकिन इसके ग्राफ बनने की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने सीखी थी। क्या थी स्टूडेंट्स की पहले तो साइन एक्स का नेगेटिव वाला पार्ट, यानी साइन एक्स जब जब एक्स एक्सिस के नीचे है, जब जब साइन एक्स वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है, वो हम एलिमिनेट करते हैं। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट्स की इसकी प्रोसेस क्या होगी, याद करिए स्टूडेंट्स, हम ड्रॉ करेंगे पहले तो साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन मैं साइन एक्स के ग्राफ का वाला पार्ट हटाऊं, इससे अच्छा है मैं वो ड्रॉ ही ना करूं। कौन सा वाला पार्ट सर? सर साइन एक्स 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है, फिर सर 2 पाई से 3 पाई में फिर पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं कर रहा हूँ बस साइन एक्स का पॉजिटिव वाला पार्ट ड्रॉ। फिर सर वापस माइनस पाई से 0 में नेगेटिव होता है, लेकिन माइनस पाई से 2 पाई में वापस क्या होता है पॉजिटिव। मतलब अगर मैं आपको वैल्यूज दिखाना चाहूँ तो माइनस 2 पाई से पाई में पॉजिटिव, माइनस पाई से 0 में याद करो नेगेटिव होता है, फिर 0 से पाई में पॉजिटिव, फिर पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है, फिर वापस 2 पाई से 3 पाई में ये पॉजिटिव होता है। मतलब आई वुड से पॉजिटिव से अच्छा वर्ड होगा नॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि 0 होना अलाउड है, 0 होने में प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका ग्राफ किसका है सर? ये आपका साइन एक्स का पॉजिटिव वाला ग्राफ है, मतलब ये प्लस साइन एक्स का ग्राफ है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो सर। अब जब आपको किसका ग्राफ बनाना है, अगर आपको मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो एक छोटी सी स्टेप आप परफॉर्म करते हो। पहली स्टेप तो आपने क्या की, आपने साइन एक्स का नेगेटिव वाला पार्ट हटाया। अब दूसरी चीज आपको ये करनी है कि इसकी मिरर बना दीजिए। मिरर बना दीजिए मतलब जो जो आपका पार्ट बच रहा है उसकी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर कर दीजिए, मतलब यहाँ से मिररिंग कर दीजिए, इसकी यहाँ से मिररिंग कर दीजिए, और जो जो पॉजिटिव पार्ट बच रहा है उसकी मिररिंग कर दीजिए। इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सॉरी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिररिंग कर दीजिए। तो मिरर किया तो ये मिरर होके ऐसा कुछ हो जाएगा। आई होप मैं सही बना रहा हूँ। ये मिरर होके ऐसा कुछ हो जाएगा और ये मिरर होके कुछ ऐसा सा बन जाएगा। सो दिस इज हाउ मिरर इमेजेस आर क्रिएटेड। बहुत प्रॉपर मैंने नहीं बनाई, बट आई होप यू गॉट माय पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली वो -1 से +1 तक ही होगा, लेकिन इस फंक्शन का वजूद, इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, -पाई से -2 पाई। तो इन वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 से -पाई, पाई से 2 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इन वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट कि क्यों नहीं करेगा। बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि साइन एक्स उस जोन में, उस दौर में नेगेटिव होता है। तो जब जब साइन एक्स नेगेटिव होता है वो जोन हम उठाएंगे ही नहीं। हम साइन एक्स की सिर्फ वही जोन उठाएंगे जब जब साइन एक्स क्या है, नॉन नेगेटिव, यानी ईदर 0 और पॉजिटिव। और जब जब ये नॉन नेगेटिव है उस हिस्से के दो वैल्यूज पॉसिबल है कि सर वो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप मॉड y ले रहे हो। मॉड y का मतलब क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू भी चलेगी, पॉजिटिव वैल्यू भी चलेगी, बट किस हिस्से की? इसके पॉजिटिव पार्ट की। क्योंकि ये मॉड y है ना, तो मॉड y मतलब क्या? सर y नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। y तो नेगेटिव 0 या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मॉड लगा देने से वो क्या हो जाएगा? मॉड लगाने से वो नॉन नेगेटिव होगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये जो एक्सिस है ये मॉड y का ग्राफ, ये मॉड y एक्सिस थोड़ी है, तो आपको y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस पे तो आप नेगेटिव y वैल्यू भी लोगे, 0 भी लोगे, पॉजिटिव y भी लोगे। अगर इसको मैं कहता कि ये मॉड y एक्सिस है, तो फिर ये ऑरेंज वाला पार्ट में हटा देता। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो y एक्सिस और x एक्सिस यानी x और y की वैल्यू के लिए बना रहे हैं। तो y की नेगेटिव वैल्यूज चलेंगी। आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ y है और मॉड लगने से वो नॉन नेगेटिव होगा। y तो अंदर कुछ भी होगा तो चलेगा ना। क्या आपको ये बात समझ आई? लेकिन बेशक मैं साइन x की वो वाली वैल्यू हटाऊंगा जहां पर वो नेगेटिव हो रहा था। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड सी प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स कि साइन एक्स का y एक्सिस के नीचे वाला पार्ट हटा दिया, नेगेटिव वाला पार्ट हटा दिया, बस पॉजिटिव वाला पार्ट छोड़ा और उसकी मिरर इमेज ले ली x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। आई होप ये बहुत डिफिकल्ट या चैलेंजिंग पार्ट नहीं है और आपको क्लियर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहूँ, जैसे कि मुझसे कोई कहता कि सर आप बनाओ, ध्यान से सोचना है स्टूडेंट्स, सर आप बनाओ मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। तो मैं तो क्या बोलूंगा? सर मुझे नहीं पता मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, मैं तो y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाना जानता हूँ। सर y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है? सर y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बनता है ना। अब क्या करो सर,
वाई एक्सिस के नीचे वाला पार्ट हटा दो, तो सर वाई एक्सिस के नीचे कोई पार्ट है ही नहीं, एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड वाला पार्ट या एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट हटा दो, सर वो है ही नहीं। दूसरी स्टेप क्या होती है सर, दूसरी स्टेप ये होती है कि अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है उसका मिरर कर दो। तो अगर मिरर किया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, मिरर किया इस ऊपर वाले पार्ट को, तो इसका मिरर बन जाएगा ये और इसका मिरर बन जाएगा ये। तो ये ग्राफ किसका है स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का। आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटिंग कहानी नहीं लग रही है आपको, चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि सोच के देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की नेगेटिव और x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव और x की पॉजिटिव, सब तरह की वैल्यूज अलाउड है, मतलब सब चलेगा, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव x का, सब चलेगा, क्योंकि मॉड y इज इक्वल टू मॉड x है। तो सारे क्वाड्रेंट में वो इक्वल होगा ना, आप समझो -2 ले लो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू +2 ले लो, 2 और 2 इक्वल होंगे, क्योंकि मॉड ऑफ -2 एंड मॉड ऑफ 2 ले रहे हो, कुछ भी लो बस आइडेंटिकल होनी चाहिए। और ये आइडेंटिकल लाइंस का ही तो ग्राफ है। क्या आपको बात समझ आ रही है? आई होप ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत कंफ्यूजिंग सी बातें नहीं है, और बहुत स्टैंडर्ड सी सीधी सीधी बातें जो आपको समझ आ रही हैं। मैं एक और सिनेरियो लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो जैसे कि आपसे मैं पूछता किसका ग्राफ, ध्यान से सोचो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा गया होता कि सर एक काम करो, आप तो मॉड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करो, तो थॉट क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोसेस बड़ी आसान सी होगी कि आप तो पहले क्या करेंगे, आप तो अपना वही एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो सर जहाँ तक हमें पता है ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, लेकिन सर एक्स क्यूब के ग्राफ में हमें जब मॉड वाई ले लिया तो आप क्या करेंगे सर, ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा वाई की नेगेटिव वाली साइड पे, वाई एक्सिस के जो नेगेटिव पार्ट है वो हटा देंगे। तो जैसे ही आपने इसको हटाना चाहा तो बस ऊपर वाला पार्ट आप रखेंगे। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये सर कि अब इसको मिरर कर दो, इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज निकालो, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाली तो वैसे निकलेगी। तो ये जो ग्राफ बन के आ रहा है स्टूडेंट्स, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। आई होप अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, अब और अच्छे से आपको समझ आया जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और इजीली आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए विद दैट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आपको दोनों चीज़ें समझ आई, दोनों मतलब मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से समझ आए और यहाँ तक आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। अब आते हैं क्लास हम अपने ऑप्शन सी पर या क्वेश्चन सी पर, और क्वेश्चन सी को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन सी में एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहा है, कैसे वो आपसे क्या चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। सर ऐसा तो कुछ हमने सीखा है, जैसे y के आगे मॉड लगाया तो sin x हुआ, तो सर ये आई नो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है बट हमने सीखा है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू cos x, सर क्वेश्चन नंबर ए बड़ा अच्छा लग रहा था कि ग्रेटेस्ट ऑफ sin x निकालना था, तो हम सोच पाए सर इसे कैसे सोचेंगे। याद करिए स्टूडेंट्स, हमने सोचा है, हमने सीखा है, ये लिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू cos x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ध्यान से सोचना। बट पहले आप सोचें, मतलब पहले मैं सोचूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद से ट्राई करें। तो एक बार क्वेश्चन सी को ट्राई करिए स्टूडेंट्स, खुद से देखो, सोच के देखो, बस सीधा सीधा थॉट देता हूँ, हिंट देता हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखी है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड पर भी क्या होगी, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही लेनी होगी। बस इस बेसिस पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करिए खुद से स्टूडेंट्स। क्या आपने वीडियो पॉज करके इसे खुद से अटेम्प्ट किया? आई होप आपने जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगेन हो या नहीं वो एक अलग बात है, बट कोशिश ज़रूर हो, बस कोशिश मैटर करती है अभी फिलहाल। तो मैं कहूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू cos x, इसी को फिगर आउट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं सारी बातें छोड़ के, मेरा तो मेजर कंसर्न है सर कि मैं y इज इक्वल टू cos x सोच पाऊँ। अब देखो ऑब्वियसली ये बात रिपीट होती चली जाएगी, पर पूरा cos x बना तो सकते नहीं है, तो एक काम करते हैं, जितना मैं थोड़े एक लिमिटेड पीरियड में बनाना चाहूँ उतने लिमिटेड से डोमेन में बनाऊंगा और देखूंगा कि ये कैसे बनता है ना, उस दौरान, और वही चीज़ रेप्लिकेट हो रही होगी क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो cos x का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें स्टूडेंट्स, तो जितना मुझे पता है cos x का ग्राफ कुछ ऐसा और फिर कुछ ऐसा और यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा बनता है ना। तो ये cos x का ग्राफ है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रही है बात। और ये लाइन ये एक्सटेंड हो जाती है ना, और ये लाइन भी इधर एक्सटेंड हो जाती है। ये ऑब्वियसली आपका x एक्सिस है और ये क्लियरली आपका y एक्सिस है ना। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या वैल्यू होती है 0, ये होता है आपका π/2 है ना। ये क्लियरली कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2, और ये चलता चला जाता है ऑब्वियसली, सेम नेगेटिव साइड पे होता है क्योंकि एक इवन फंक्शन है, तो x y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। याद आ रहा है स्टूडेंट्स इवन फंक्शन, तो अगर ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है तो यहाँ π/2 है, तो यही एग्जैक्ट पॉइंट -π/2 हो जाता है, यही पॉइंट एग्जैक्ट -π हो जाता है, और यही पॉइंट आपका हो जाता है -3π/2 है ना। तो चीज़ें कुछ ऐसी सी हो रही और दिख रही होती हैं।
आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा cos x का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। सर अब क्या करना है, अब क्या करेंगे वो बताइए। सर अब आपको ग्राफ बनाना है किसका, अब आपको ग्राफ बनाना है, ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स। आप सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना चाह रहे हो, है ना। और आपको ग्राफ किसका पता है, आपको ग्राफ पता है y इज इक्वल टू cos x। सर इसमें तो चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत कुछ चल रहा होता है, मतलब बहुत कुछ कैसे चल रहा होता है सर, cos x कहाँ से कहाँ तक घूमता है। सर cos x घूम रहा होता है -1 से 1 तक, क्योंकि cos x की भी जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। तो cos x डेफिनेटली क्या हो रहा होता है सर, cos x -1 भी हो रहा होता है, 0 भी हो रहा होता है, 1 भी हो रहा होता है, इनके बीच की सारी वैल्यूज़ हो रहा होता है। बट मेरा कंसर्न ये है सर कि जब आप इस वाले पार्ट को देखें तो इस वाले पार्ट में मुझे दिख रहा है कि एक इंटीग्रल वैल्यू ही जनरेट करेगा, एक इंटीजर वैल्यू ही जनरेट करेगा। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक cos x तो सब वैल्यू जनरेट करता है ना, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मैच करवाना चाहूँ तो cos x मुझे जो इंटीजर वैल्यूज देता है वो कौन कौन सी देता है, -1, 0 और 1। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि cos x आपको सिर्फ -1, 0 और 1 ही देता है एज एन इंटीजर। cos x वैल्यू सब कुछ देता है -1 से 1 के बीच में, बट एज फार एज cos x बीइंग एन इंटीजर इज कंसिडर्ड, आई वुड से कि cos x इंटीग्रल वैल्यूज मुझे सिर्फ -1, 0 और 1 ही देता है। मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि cos x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y के इक्वल है। सर अगेन मैं y एक्सिस पे देखना चाह रहा हूँ, तो y एक्सिस पे y की कुछ भी वैल्यू हो चलेगा, लेकिन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा हूँ मैं, तो वो एक इंटीजर ही होने वाला है। तो अगर ये एक इंटीजर होने वाला है तो cos x की वो सारी वैल्यूज जो नॉन इंटीजर हैं, दे डोंट मेक एनी सेंस, उनको लेने का कोई मकसद या कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है। क्योंकि अगर वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज लूंगा cos x की तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्रेट इंटीजर ऑफ y जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो एक इंटीजर है। तो आपको राइट हैंड साइड पर भी इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। मतलब आपको कौन कौन सी वैल्यूज लेनी होगी सर, जब जब cos x -1 होता है, जब जब cos x 0 होता है और जब जब cos x 1 होता है। तो आप पहले तो इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढो। तो पहली बात तो इंटीग्रल पॉइंट क्या होगा सर, ये होता है आपका +1, ये होता है 0 और ये होता है -1। और अगर इस ग्राफ में ढूंढो, ऑल्दो आप ढूंढते चले जाएंगे पीरियोडिक है तो, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको डिफाइन करके दूँ। तो +1 यहाँ मिल रहा है ना, मैं ये वाला सर्कल नहीं बनाता हूँ, एक +1 यहाँ मिल रहा है ना, एक ये मिल रहा है 0, ये +1 मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है -1 और ये मिल रहा है वापस 0। सिमिलरली यहाँ पे मिल रहा है क्या 0, यहाँ पे मिल रहा है -1 और यहाँ पे वापस क्या मिल रहा है 0। तो आपको समझ आ रहा है चीज़ें कैसे हो रही हैं स्टूडेंट्स। अब बात समझना बहुत ध्यान से, मुझे बाकी जगह इसका ग्राफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पे वो फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा। मतलब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो अगर यहाँ पे cos x की वैल्यू देखूँ तो मैं ये नहीं लूँगा, क्योंकि सर यहाँ पे cos x की जो वैल्यू है वो लेट्स से 0.75 है, और अगर cos x की वैल्यू 0.75 है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं 0.75 लूं, क्योंकि इस तरफ वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो इस वाले पॉइंट को हम ग्राफ में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स। बड़ी आसान सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, इस पॉइंट को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। और अगर ऐसा मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैं कौन से पॉइंट लूंगा, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट जो मैंने पिंक पीच कलर से ड्रॉप किए, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमने सीखा था स्टूडेंट, जब आपको कोई ऐसा फंक्शन बनाने को कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू cos x, तो अब उस केस में अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन पॉइंट से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइंस इन इंटीग्रल वैल्यूज के बीच ड्रॉ करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 डिफाइन नहीं होगा, लेकिन 0 तक ये वैल्यू 0 होगी। आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, इन सारी वैल्यूज पे वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि y की कुछ भी वैल्यू हो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y क्या होता है 0। क्या आपको बात समझ आ रही। तो y तो 0 से 1 के बीच होगा, लेकिन मैं ग्रेट इंटीजर ऑफ y नहीं है, ये एक्सेस y एक्सेस है। तो अगर ये एक्सेस y एक्सेस है तो y की कोई भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। तो पहली बात हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे cos 0 है। दूसरा पॉइंट हम ये लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐसा डिफाइन करूंगा और ये कुछ ऐसा सा चलेगा, ये -1 तक होगा, है ना। मैं इसको और थोड़ा प्रॉपर्ली बना लेता हूँ, ये -1 तक चलेगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अगली बात, ये सिर्फ मुझे -1 देगा, क्योंकि -1 के अलावा इसके पास कुछ और पॉइंट है नहीं, है ना। तो ये मुझे सिर्फ -1 देगा। आई वुड से यहाँ पे भी वापस मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भी आई एम रियली सॉरी, ये 0 था, आई एम रियली सॉरी। तो ये वाला पॉइंट ऐसा नहीं बनेगा, मैं इसको फिर से ठीक करता हूँ। ये पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे था, है ना, ये पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे क्या दे रहा था 0। अब इस दौरान देखो, आप तो खुद ऐसे सोचो, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये कहाँ से कहाँ तक है सर, ये 0 से -1 के बीच है। तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, इसकी वैल्यू डेफिनेटली होगी ये जो बनाया था हमने वो सही बनाया था स्टूडेंट्स। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अगर मैं इस वाले पार्ट को समझूँ तो ये वाले पार्ट में भी वो क्या है, ये वाले पार्ट में -1 ही है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू सिर्फ -1 रहेगी, यानी ये वाली वैल्यू ही रहने वाली है। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। और थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ूँ, मतलब मैं थोड़ा उसको ऊपर नीचे बना दे रहा हूँ, मतलब इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें सिंक में दिखें। तो ये वाला पार्ट यहाँ तक गया,
तो ये वाला पार्ट भी यहीं पे ऐसा ही बन रहा होगा क्योंकि वैल्यू मुझे -1 ही चाहिए। तो यहाँ पे भी जो y की वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी ही होगी। इस वाले पार्ट को अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट भी कुछ ऐसे ही चलने वाला है। कैसा चलने वाला है स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट भी कुछ ऐसा ही चलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो आई बिलीव यहाँ पे भी चीज़ें कुछ ऐसी ही बनेंगी। ये वाला पार्ट कुछ ऐसा सा बनेगा और अगर आप इससे देखें तो यहाँ पे ये हो जा रहा है -1, तो ये पार्ट भी कुछ ऐसा सा बनेगा और ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट 0 हो जा रहा है और 0 चाहिए। अगर 0 चाहिए, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन ऊपर शिफ्ट होगी। आई एम रियली सॉरी, मैं इस वाले पार्ट को फिर से बताता हूँ क्योंकि ये वाली पार्ट में उसकी वैल्यू 0 है। एक सेकंड के लिए हम ठीक करते हैं क्लास। ये वाले पार्ट में इसकी वैल्यू 0, 0 कब होती है स्टूडेंट्स? फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है स्टूडेंट्स? 0 होने के लिए वो वापस कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 से 0 के बीच में होना चाहिए। तो y की वैल्यू 1 से 0 के बीच होनी चाहिए। जस्ट स्मॉल करेक्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये 0 है स्टूडेंट्स, तो 0 के लिए कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 1 से 0 के बीच में होनी चाहिए। 1 को एक्सक्लूड करते हो, 0 को इंक्लूड करते हो। वापस ये -1 दे रहा है। अगर ये -1 दे रहा है ना, अगर ये -1 दे रहा है और यहाँ पे भी ये 0 दे रहा था स्टूडेंट्स, एक गड़बड़ हमने की है कि ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट ऐसा नहीं बनेगा। लेट मी जस्ट रेक्टिफाई दिस मिस्टेक कि ये जो मिस्टेक है ये कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? ये 0 हो रहा है। तो अगर ये 0 हो रहा है तो ये डेफिनेटली 0 से 1 के बीच ही होगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये -1 था तो ये 0 से -1 के बीच होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ये वापस यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 0, तो ये -1 से +1 से 0 के बीच होगा। यहाँ पे वैल्यू वापस -1 है तो ये 0 से 1 के बीच होगा, है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। और सिमिलरली ये वापस 0 है तो ये 0 कब होगा स्टूडेंट्स? ये 0 कब होगा सर? ये 0 तब होगा जब ये क्या हो? जब ये 0 से 1 से 0 के बीच हो, है ना। एक छोटा सा करेक्शन और करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 थी तो 1 कब होगी स्टूडेंट्स? 1 के लिए ये वाली लाइन और आपको करेक्ट करनी होगी। मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ये एक छोटा सा करेक्शन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आई होप मैंने आपको बहुत कन्फ्यूज़ नहीं कर दिया है। ये आपका ग्राफ था स्टूडेंट्स, है ना। मुझे यहाँ पे चाहिए था कि इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल रही थी और 1 कब मिलती है? 1 सिर्फ मुझे 1 पर मिलती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 1 होगी, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बड़ी आसान सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर से सुनिएगा स्टूडेंट ध्यान से। 3 पॉइंट्स हमने डिफाइन किए थे। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हमने डिफाइन किए थे? सुनिए बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट हमने डिफाइन किया था 1, फिर मिला था मुझे क्या? 0, -1, 0, 0, -1 और वापस 0। तो सीधी बात, सर 1 कब मिलेगा? जब 1 होगा, क्योंकि 1 से ऊपर ग्राफ है ही नहीं। सर 0 कब मिलेगा? जब 0 से 1 होगा। सर -1 कब मिलेगा? जब -1 से 0 हो। सर 0 कब मिलेगा? जब 0 से 1 हो। वही बात। सर 0 कब मिलेगा? जब 0 से 1 हो। -1 कब मिलेगा? जब 0 से -1 हो। सर 0 कब मिलेगा? जब 0 से 1 हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, सीधा सीधा सा फंडा। बस एक छोटा सा चीज़ कि यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे सिर्फ ये 1 होगा। आई होप ये ग्राफ आपको समझ आया। हमने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया स्टूडेंट्स? हमने एक स्टैंडर्ड सा ग्राफ ड्रॉ किया है। कौन सा वाला? हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ है इज इक्वल टू cos x। आई होप ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं हो गया। छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि कहाँ पे क्या लेना है। 3 बातें याद रखिए। जब जब -1 चाहिए तो 0 से -1, जब जब 0 चाहिए तो 0 से 1, और जब जब 1 चाहिए तो सिर्फ 1, क्योंकि 1 के ऊपर इसका ग्राफ नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ 1 रखा। आई होप ये बात आपको समझ आई और इसका ग्राफ भी क्लियर हुआ। एक बार इसे जल्दी से पूरा देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। एक बार क्विकली से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ी और क्लैरिटी देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इस चीज़ को आपको और अच्छे से समझाना जरूरी है। तो मैं किस पार्ट पे आ रहा हूँ स्टूडेंट्स? इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन सा वाला? ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं ले लेता हूँ एक और क्वेश्चन, जैसे कि आप ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लीजिए। लेट्स से या तो x² ले लो, या log x ले लो, या 10x ले लो। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ लिया, तो एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं x², है ना। मैं x² के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है क्लास। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू x²। बनता चला जाएगा, बट हम एक स्पेसिफिक डोमेन में इसको देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हम x² का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप फटाफट x² का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो x² का ग्राफ कैसा बनता है? सर ये x² का ग्राफ है जो कुछ ऐसा सा चलता चला जाता है। सर अब x² के ग्राफ में आप बस पॉइंट्स निकालो, इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इंटीग्रल पॉइंट्स अगर मैंने निकाले, बस एक मोटा मोटा आइडिया ले ले रहा हूँ, जैसे कि इंटीग्रल पॉइंट्स अगर निकाले तो पहला इंटीग्रल पॉइंट क्या होगा? सर ऑब्वियसली पहला पॉइंट होगा ये क्या? 0, है ना। फिर अगला इंटीग्रल पॉइंट होगा लेट्स से ये 1, है ना, मतलब वो होगा 0,0, 0,1, बट मैं इंटीग्रल वैल्यूज लिख ले रहा हूँ। ये क्या होगा? 2, है ना। ये होगा लेट्स से 3 और ये होगा लेट्स से 4। अब बस इनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, इनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। आई होप ये प्रोसेस आपको याद है। ये ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया। आई होप ये प्रोसेस याद आ रही है आपको। यही प्रोसेस आप
उस क्वेश्चन में भी फॉलो कर सकते थे, जो मैं थोड़ा सा स्किप करके बताना चाह रहा था। अब बस एक छोटा सा काम ही करिए, सोच के देखिए स्टूडेंट्स, बहुत दिमाग लगाइएगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसका? अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये किसका ग्राफ है सर? ये तो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो बस मुझे ये बताओ जल्दी से सोच के, यहाँ पे वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो बस 0 वैल्यू लाने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 वैल्यू लाने के लिए 0 से 1 के बीच वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा। अगली वैल्यू क्या है सर? अगली वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 1 और एक 1 यहाँ पे मिल रहा है। तो 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज ले लीजिए, तो एक तो ये ले लीजिए स्टूडेंट्स और एक ये ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगली वैल्यू क्या मिल रही है? अगला इंटीग्रल पॉइंट मिल रहा है 3, तो 3 एक तो यहाँ दिख रहा है और एक 3 यहाँ दिख रहा है, तो 3 पर यहाँ से ऐसा बना लीजिए और यहाँ से ऐसा बना लीजिए और ये सारी वैल्यूज ऐसे चलती चली जाएंगी। तो ये ग्राफ किसका होगा स्टूडेंट्स? ये ग्राफ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जो पीच कलर से आप जो बना रहे हो ये सारे ग्राफ किसके होंगे? ये होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी देता हूँ, ये स्टेप आपको क्लियर हो जाएगी ताकि आप अच्छे से अश्योर्ड रहें कि कैसे बनती हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x की जगह लेट्स से हम ले लेते sin x। देखना ध्यान से, स्टैंडर्ड सी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सोचेगा। फिर वही सेम बात है ना, sin x में क्या होगा? sin x में कुछ ऐसा सा चल रहा होगा, है ना, sin x में कुछ ऐसा सा चल रहा होगा और यहाँ पे भी ये कुछ ऐसा सा चल रहा होगा। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, आप तो 3 लाइंस ड्रॉ करो जो इंटीग्रल पॉइंट से पास होती है। तो सर एक पॉइंट होता है 0, एक होता है 1 और एक होता है -1। तो 1 पे ड्रॉ की तो ये बन जा रहा है, 0 पे ड्रॉ की तो ये बन जा रहा है और -1 पे ड्रॉ की तो ये बन जा रहा है। इसी लाइन को इस तरफ भी एक्सटेंड किया तो ये -1 से बन जा रहा है, ये 0 पे बन जा रहा है और ये 1 पे बन जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब वो पॉइंट्स निकाल लो, इंटीग्रल पॉइंट्स कौन कौन से। जैसे एक पॉइंट तो ये है सर, है ना, मैं इनको छोटा सा बनाता हूँ ताकि क्लियर हो। एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये रहा, एक इंटीग्रल पॉइंट ये रहा और एक इंटीग्रल, ऐसे चलता चला जाएगा स्टूडेंट, सोच के देखना। ये एक इंटीग्रल पॉइंट है, ये एक इंटीग्रल पॉइंट है, एक इंटीग्रल पॉइंट ये है और एक इंटीग्रल पॉइंट ये। और ये वैल्यूज क्या है स्टूडेंट? सोच के देखो, ये है 0, ये है 1 और ये है -1। अब बस सोच के देखो ये पॉइंट्स मिलेंगे कैसे, मतलब 0 कैसे मिलेगा? सोच के देखो सर, 0 सीधा सीधा हमें तब मिलेगा जब वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। तो यहाँ पे क्या बना दोगे? 0 से 1 के बीच की वैल्यूज y एक्सिस पे, क्योंकि हम y का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 1 से बड़ी वो कोई वैल्यू, तो 1 से बड़ी कोई वैल्यू पे ग्राफ एग्जिस्ट, उसके पैरेलल ग्राफ भी तो ढूंढो। तो इस पॉइंट से ऊपर ग्राफ एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, तो सिर्फ 1 होगा। इस पॉइंट पे वापस मुझे 0 चाहिए, तो 0 कब मिलेगा? जब 0 से 1 के बीच की वैल्यू। यहाँ पे कब मिलेगा? -1 चाहिए, तो -1 कब मिलेगा? जब -1 और 0 के बीच हो। सर वापस 0 बन गया, तो 0 कब मिलेगा? 0 से 1 के बीच हो, एक्सक्लूडिंग 1। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। -1 कैसे मिलेगा सर? -1 से 0 के बीच की सारी वैल्यू। 0 कब मिलेगा सर? 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू। 1 कब मिलेगा? 1 या 1 से 2 के बीच की वैल्यू, लेकिन 2 तक ग्राफ जाता ही नहीं है, 1 पे ही खत्म हो जाता है, तो सिर्फ 1। 0 कब मिलेगा? जब 0 से 1 के बीच की वैल्यूज हो रही है। ग्राफ ऐसा चलता चला जाएगा। आई होप अब ये सेंस आपको डेवलप हो रहा है। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करता हूँ ताकि फाइनली ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप समझ पाएं और इसमें भी कोई क्वेरी या कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि आपके पास मान लो एक फंक्शन दे देता है, वो लेट्स से कोई सा भी एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से e टू द पावर x, है ना, लेकिन y इज इक्वल टू e टू द पावर x नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरे लॉजिक से, मेरे सेंस के अकॉर्डिंग जो e टू द पावर x का ग्राफ बनता है सर, वो कुछ ऐसा सा बनता है ना सर। e टू द पावर x याद करो, मैंने एक एग्जांपल में बता दिया था, तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रेड इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू log x ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक a टू द पावर x वाला सिनेरियो लिया था, है ना। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू log x वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। आई होप ये भी बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है और ये भी आपको समझ आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू log x का ग्राफ कुछ ऐसा सा आपको बनता हुआ दिखता है, ऑल्दो वो और प्रॉपर होता है, बट मैंने एक छोटा सा एक आइडिया लेने की कोशिश की। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पे इंटीग्रल वैल्यूज ढूंढो। तो मैं मान लेता हूँ कि सर एक इंटीग्रल वैल्यू ये होगी, फिर अगली ये होगी सर, फिर अगली ये होगी, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल और इंटीग्रल वैल्यूज पे पॉइंट प्लॉट कर दे रहा हूँ, है ना। एक ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर मैं बस वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले रहा हूँ उस पॉइंट पे, है ना। फिर ये होगी और फिर ऐसा चलता चला जाएगा और ऐसा मिलता चला जाएगा। अब क्या किया, मतलब ये जैसे मान लो ये होगा लेट्स से -4, ये होगा -3, ये होगा -2, ये होगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, उस पर ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जा रहा है, एक पॉइंट ये भी हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना, 1,0 ये होता है, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा। ये कब है सर? जब इसका बेस क्या है सर? ग्रेटर देन 1 है। आप कुछ मत करो, बस y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। y एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, सोच के देखो स्टूडेंट। सर सीधा सीधा कर्व बनेगा लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, फिर ऐसा बनेगा लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, फिर ऐसा बनेगा लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, फिर ऐसा बनेगा लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। आई होप आपको क्लिक हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशन है
और ऐसी कहानी चलती ही चली जाएगी और ऊपर तक चलती चली जाएगी क्योंकि ग्राफ एग्जिस्ट करता चला जाता है। तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने जो ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये आपका है ग्रेडियंट 0 ऑफ y ऑफ log x का, लेकिन ये जो व्हाइट वाला पार्ट था ये तो सीधा सीधा y इज इक्वल टू log x बेस a वाला पार्ट था। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी डेवलप हो चुकी है कि इसे कैसे सोचना है और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे रिजॉल्व करना है। आई होप अब कंफ्यूजन नहीं है और अब चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास आज, जो था आपका क्वेश्चन नंबर डी। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन डी को, ये जो क्वेश्चन नंबर डी है, इसे आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट करें। इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहीं से शुरू करेंगे और जो आपका डी वाला क्वेश्चन है इसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ शुरू करेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन डी के साथ शुरू होगा और फिर हम थोड़े और क्वेश्चंस के साथ इस कंसेप्ट को कल्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी लेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ देंगे कि कैसे कैसे चीज़ें वैरी कर सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ों से अलग अलग नई नई चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। सो डोंट वरी, आई होप अब ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ से भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है और आप अच्छे से समझ चुके हैं। और चीज़ें सीखेंगे क्लास नेक्स्ट लेक्चर में, बट बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर वी शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर जो आप कल देखेंगे, आई होप यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। जो सारे क्वेश्चन हमने देखे कि ग्राफ्स कैसे कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। विद दैट अब हम आते हैं इस बात पर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट www.magnetbrains.com। ये मैग्नेट ब्रेन्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में। मतलब CBSE, NTSE, ओलंपियाड, किंडरगार्टन से लेके K-12 तक, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, हर सेक्टर, हर सेगमेंट की तैयारी आपको करवाता है मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के थ्रू। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज़, पूरे के पूरे कोर्सेज, पूरे के पूरे मॉड्यूल, एवरीथिंग यू गेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन नहीं है, सब कुछ आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं एट ज़ीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। आपको अगर इस पोर्टल को एक्सप्लोर करना है तो आप सीधे सीधे जाइए, जैसे ही टॉप कोर्सेज वेबसाइट पर जाएंगे, पोर्टल पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे और भी नीचे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। जिस भी कोर्स को आप एक्सप्लोर करना चाहें उस कोर्स पर क्लिक करिए। उस कोर्स को जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे वो कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे मैथ्स के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैथ्स के वॉच नाउ पर क्लिक करिए, आपके सामने मैथ्स के लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैथ्स के लेक्चर पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा मैथ्स का सेक्शन IIT JEE का ओपन हो जाएगा। आप अगर IIT JEE में चैप्टर वाइज जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं उस चैप्टर को एक्सपांड करिए। उस चैप्टर के हर टॉपिक के लेक्चर्स, DPPs, उनके PDFs, उनके सोल्यूशन, PYQ, MCQ, एवरीथिंग प्रॉपर्ली अरेंज, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में इंडिया के टॉप टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और सारी चीज़ें आप एक एक करके देख सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि यही सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ऑल दो, बट आई वुड प्रेफर कि आप इसे यहाँ पर एक्सेस करें क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, मोर ऑर्गेनाइज हैं और बेहतर तरीके से रखी हुई हैं। तो आप अपनी प्रोग्रेस, अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हो कि देखो ये हो चुका है, ये वाला लेक्चर हो चुका है, अब नेक्स्ट लेक्चर ये करना है, अब इसकी ये DPP आने वाली। तो आप चीज़ें आसानी से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर देख पाएंगे। बट एनीवे यही की सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप जो भी लेक्चर देखना चाहते हैं उसके वॉच नाउ पर क्लिक करिए और यही बफर फ्री मोड में यहीं पर आप फुल स्क्रीन करके पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, यही की सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स के सारे सेगमेंट्स के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं। जैसे अगर आप IIT JEE नीट की बात करें तो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। आप यहाँ पर जा सकते हैं और यही के ही सारे लेक्चर्स वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं। आपको थ्योरी लेक्चर्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे, DPPs के प्लेलिस्ट मिलेंगे और वहाँ भी आप इजीली सारे DPPs एंड एवरीथिंग एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको DPPs भी मिलेंगी और वहाँ भी एज इट इज़ सब कुछ आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। बट आई वुड प्रेफर कि आप वेबसाइट पर चीज़ें एक्सेस करें, यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो या तो यूट्यूब या वेबसाइट, दोनों एक ही बात है। सब कुछ एज इट इज, पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पैकेज, थरो तैयारी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। सो द सिंपलेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं। आई होप, मेरा यकीन है कि आप इन लेक्चर्स के थ्रू काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इनसे आपकी काफ़ी मदद हो रही है और आप इन लेक्चर्स को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव इज़ इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए ताकि वी फील एक्नॉलेज्ड कि हाँ, इन वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप इनसे काफ़ी कुछ मदद ले पा रहे हैं। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, हमेशा अपडेटेड और नोटिफाइड रहने के लिए कि चैनल पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चैनल पर क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, आपके लिए क्या प्लान किया जा रहा है, क्या कुछ नया रिलीज़ हो रहा है, कौन सा नया वीडियो आया है, ये सब बातें अगर आप पता रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करके रखिए ताकि आपको हर नई गतिविधि के बारे में पता चलता रहे। चूंकि स्टूडेंट्स एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे IIT-JEE की तैयारी एब्सोल्युटली फ्री कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एजुकेशन आप अचीव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाएँ, इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।